हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस बताए थे कि आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हमारा जो मॉडर्न युग है तो उसमें जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो किस में डील करते हैं, बैंक के थ्रू डील करते हैं। तो वो बैंक में खुलाते हैं करंट अकाउंट। तो हमने पढ़ा था कि बैंक करंट अकाउंट पे अपनी जो कस्टमर्स होते हैं उसको किसकी फैसिलिटी देती है, बीओबी की देती, बैंक ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी देती। और जब बैंक ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रही है और करंट अकाउंट कर रहे हैं तो उस केस में हम ट्रांजेक्शन बहुत सारे कर सकते हैं, पैसा निकाल रहे हैं, जमा करा रहे हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारी एंट्रीज पढ़ी थी। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाया हूं जिसका नाम है असेट्स। तो देखो, जब हमने एक चीज पढ़ी थी अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट क्या करती थी, सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही है कि व्यापारी के पास, मतलब जो बिजनेसमैन है उसके पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे असेट्स की कि बैलेंस शीट में जो हम दिखाते हैं तो कौन कौन सी असेट्स दिखाते हैं, मतलब कितने टाइप्स की होती है और असेट्स मीन क्या होता है। देखो, जनरली असेट्स का मतलब होता है राइट्स, मतलब ऐसी चीज जिसपे आपका क्या है, पोजीशन है, और वो चीज आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक के रूप से क्या देगी, बेनिफिट देगी। वही आपकी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। देखो, हमने असेट्स की क्या डेफिनेशन लिखी है, असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट्स ऑफ विच आर ऑन या कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल। मतलब असेट्स के मतलब असेट्स एक ऐसी एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज है जो कि आपको फ्यूचर में क्या करेगी, इकोनॉमिकल क्या देगी, बेनिफिट्स देगी, जिसका कंट्रोल और जो ऑनर होता है वो संस्था इंडिविजुअल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। तो जनरली असेट्स में क्या आता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, etc। ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात कर रहे थे इन अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन या और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस। एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन, एनीथिंग का मतलब कि जो भी आपके अधिकार में है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी के रूप में। और एंटरप्राइजेस इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट्स। मतलब जो एंटरप्राइजेस है वो क्या करे, उनसे जो अमाउंट रिकवर करेगा अदर से, तो वो सब हमारी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। जैसे मान लो ये ए नाम का व्यक्ति है, अब ये हमारी फर्म है, फर्म का मतलब बिजनेस है। अब इस फर्म ने इस ए नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए एज इसके रूप में, लोन के रूप में। तो जब फर्म इस व्यक्ति को 1,00,000 रुपए दे रही एज ए लोन के रूप में, तो अब फर्म इस व्यक्ति से क्या करेगी, फ्यूचर में जो मनी दिया हमने उससे क्या करेगी, एक्वायर करेगी, नहीं करेगी। तो फर्म के लिए ये चीज क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। तो फर्म के लिए चीज क्या कहलाएगी, असेट्स, क्योंकि फर्म जब फ्यूचर में उससे पैसा एक्वायर करेगी तो फर्म के लिए चीज क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो वही चीज यहाँ पर होगी कि किसी भी चीज जिसमें हमारा पोजीशन होता है, जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट होता है और जो हमारे अधिकार में होती है, कंट्रोल में होती है, वो सब हमारी क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। फिर हम बात करेंगे असेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जनरली हम असेट्स को निम्न कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। वैसे तो दो तरह के असेट्स बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे कैटेगरी हो रही है वो टू टाइप्स की होती है, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। तो आजकल जो फिक्स असेट्स होती है उसका नाम चेंज हो गया, उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। मतलब ऐसी असेट्स जो कि करंट असेट्स नहीं है, वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉन करंट असेट्स कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। तो यहाँ बात हो रही थी फिक्स असेट्स की, और दूसरी किसकी बात करें हम, करंट असेट्स की। तो पहली बात करेंगे फिक्स असेट्स। मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि फिक्स असेट्स क्या होती है, करंट। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि करंट, क्योंकि करंट को यहाँ पे कई लोग शॉर्ट टर्म असेट्स भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब ऐसे असेट जिसका अकाउंटिंग पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर, कि मतलब जिसका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है, उसको शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम है करंट असेट्स। और जो बिजनेस की फिक्स असेट्स आ रही, मतलब ऐसे असेट जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के पर्पज से हमने क्या की, यूज करने के पर्पज से परचेज की, ना कि बेचने के पर्पज, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिक्स असेट्स। अब हम इसकी दोनों डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिक्स असेट्स की और करंट असेट्स की। तो हम सीखेंगे कि फिक्स असेट्स में क्या आता है और करंट असेट्स में क्या आता है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमको आइडिया चलता जाएगा कि फिक्स असेट्स क्या होती है, इनमें कौन कौन से असेट्स लेते हैं। समझ में आ गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
हम बात कर रहे थे यहाँ पे फिक्स असेट्स की, तो हम फिक्स असेट्स की डेफिनेशन लिखे हैं। तो फिक्स असेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स का मतलब कि नॉन करंट असेट्स रेफर टू those assets which are held for continued use in the business for the purpose of providing goods या service and not for meant for sale। मतलब ऐसी फिक्स असेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए क्या की जाएगी? यूज की जाएगी किसी चीज का प्रोडक्शन करने या फिर सर्विस प्रोवाइड कराने के पर्पज से, ना कि उसको बेचने के पर्पज से हम उसको क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। तो वो हमारी क्या कहलाती है? फिक्स असेट्स कहलाती है। और मैंने आपको बताया भी था कि फिक्स असेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट असेट्स। क्योंकि मतलब ऐसे असेट जो कि करंट नहीं, वो क्या कहलाती है? फिक्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि असेट्स को हम जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, एक तो फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स का आजकल नाम चेंज हो गया है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। फिर आती है अकॉर्डिंग टू नेचर। देखो नेचर का मतलब जैसे आदमी का व्यवहार होता है, उसी तरह हमें फिक्स असेट्स को अकॉर्डिंग टू नेचर आर क्या क्या है? क्लासिफाइड इनटू, पहली होती है टेंजिबल और दूसरी क्या होती है? इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब इसको अगर हम हिंदी में बोले तो मूर्त मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति, या फिर दृश्य। दृश्य का मतलब ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, मतलब जिनका कोई ना कोई क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, उसको हम कौन से असेट्स बोलते हैं? टेंजिबल असेट्स। तो हमने क्या लिखा है कि टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स which can be, मतलब जो which can be seen and touched and which have a physical existence such as can be such as land, building, plant and machinery, computer etc। तो कहने का मतलब ऐसी टेंजिबल असेट्स जिनको हम छू सकते हैं। हमने क्या लिखा? वी कैन सी, मतलब देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनको हम कौन से असेट्स बोलते हैं? टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। और टेंजिबल असेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एटीसी सब आता है। फिर हम बात करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की। इंटेंजिबल का मतलब कि ऐसी असेट्स जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील, मतलब जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है कि इंटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड these can't be seen and felt। तो सच एज जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया और ट्रेडमार्क हो गया। तो ये इस तरह की जो असेट्स होती है वो किस में आती है? इंटेंजिबल असेट्स में आती है। समझ में आ गई? ये स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे किसकी? करंट असेट्स की। देखो करंट असेट्स का मतलब क्या होता है कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स जो विच आर मीट फॉर सेल, मतलब जो किसके लिए मिलती है? सेल के लिए, या विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। कि मतलब कहने का मतलब ऐसी करंट असेट्स की जो कि अपन सेल करने की पर्पस से परचेस करते हैं, ये जो मैनेजमेंट क्या करता है उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। कितने? विद इन 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब जो हमारी बैलेंस शीट है उसके 12 महीने की डेट। As such, these assets are also termed as short term या active assets। कि कई लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट असेट्स होती है उसको शॉर्ट टर्म असेट्स या एक्टिव असेट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, बीआर हो गया, ईटीसी हो गया। तो ये किसके एग्जांपल है? करंट असेट्स की। अब बात आती है लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो हमने बैंक से 5,000 रुपए उधार लिए, जब बैंक से हमने 5,000 रुपए उधार लिए तो क्या हमारी जिम्मेदारी उस बैंक को पैसा देना है ना? तो वो हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी मीन्स दायित्व। बात समझ में आ रही है? या फिर हमने किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा 50,000 रुपए का, अब जब हमने क्रेडिट में माल खरीदा है तो फ्यूचर में हमें उस व्यक्ति को क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है? वहीं पर है, मतलब बकाया हो रहा है। तो उस केस में हमारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को क्या देना? पैसा देना। तो वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटी। तो कह रहा है कि इट रेफर्स टू द अमाउंट विच आर द फर्म ऑन्स टू आउटसाइड। कि मतलब इसके अंदर हम उन अमाउंट को रेफर करते हैं जिसमें फर्म के लिए क्या होता है? दायित्व होता है, या फर्म के लिए बकाया अमाउंट है। किसको? आउटसाइडर्स। आउटसाइडर का मतलब जो बिजनेस के बाहर होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए या फिर अदर पर्सन्स जो प्रोवाइडेड लोन टू फर्म, जो कि संस्था को क्या करें? लोन प्रोवाइड करा दे। तो वो सब क्या हो गए? अदर्स हो गए, नहीं हो गए? हमने क्या लिखे? व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए। जैसे एग्जांपल देखें हम कि जब व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट बेसिस, कि जब हमने ए से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की,
तो वी आर मतलब हम क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल टू पे लायबिलिटी टू पॉइंट टू ए। तो इसका मतलब कि हम जिम्मेदार होंगे उस ए नाम के व्यक्ति को पैसा चुकाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जब उससे उधार में माल खरीदा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उस व्यक्ति को क्या देना, पैसा देना। तो वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। जिस तरह हम असेट्स पे अधिकार रखते हैं उसी तरह जो लायबिलिटी होती है, तो उसी तरह क्या हो रहा है कि जब पैसा उधार ले रहे तो लायबिलिटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, लायबिलिटी की। तो मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बताया था। अब हम क्या लिखने हैं कि लायबिलिटी में बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स एज फॉलोज। तो जनरली हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को नेचर के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म, जिसका दूसरा नाम होता है करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब कि आज मान लो हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करें, या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो 1 साल से ज्यादा की चलेगी तब तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स के अंदर क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब these refer to those liabilities which are to be paid normally after more than 1 year। मतलब नॉर्मली का मतलब जिसको हम 1 साल से अधिक समय लगते हैं पेमेंट करने में। एग्जांपल जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर ईटीसी। फिर आती है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज रेफर टू दूस लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी में उस लायबिलिटी को रेफर करते हैं जो विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। मतलब जिसको हम विद इन 1 ईयर का मतलब 1 साल के भीतर क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक और ड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर्स, एटीसी। जैसे बैंक और ड्राफ्ट मैंने बात की थी कि जब बैंक क्या करती है, अपना जो कस्टमर होता है जिसका करंट अकाउंट है उनको एक अलग से फैसिलिटी देती है बैंक और ड्राफ्ट की। तो बैंक और ड्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा ओनली 1 मंथ के लिए होते हैं। अब जब 1 मंथ के लिए होगा तो सीधी सी बात है कौन से नेचर में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा। क्रेडिटर्स है कि जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदे, मतलब वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो देन पेमेंट विद इन 2 मंथ्स कि 2 महीने के अंदर हम क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जब 2 महीने के अंदर पेमेंट करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। तो वो भी कौन से नेचर में आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आगे बात समझ में। तो दो तरह की लायबिलिटी हुई, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी